नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे कामगारों के सहारे बैठी सरकारों की, संध्या पर बरसी कांग्रेस की। जानेंगे कि बीजेपी ने अपनों को क्यों किया नजरअंदाज और क्या अब नोटों की छपाई पर ध्यान देगी मोदी सरकार। और आखिर में बात परेशानी से जूझ रहे उद्योग जगत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर मिलेगी छूट। छूट के दावे के लिए ट्रस्ट से मिली दान रसीद होना अनिवार्य। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस, भुगतान के लिए होंगे विकल्प। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को किया खारिज। शाह ने ट्वीट कर कहा, किसी बीमारी से नहीं हूं पीड़ित। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए खुशखबरी। कैलाश मानसरोवर के लिए शुरू हुआ नया रास्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, तीर्थ यात्रियों को अब 3 की बजाय लगेगा बस 1 हफ्ता। पंजाब में 5वीं, 8वीं और 10वीं के विद्यार्थी अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। 10वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड नतीजों के मुताबिक लिया जाएगा फैसला। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया फैसला। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार जद्दोजहद कर रही है। वहीं इस बीच राज्य सरकारों ने इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए श्रम कानून में बदलाव किया है, लेकिन ट्रेड यूनियन इसका विरोध कर रही हैं, जबकि सरकारें इसे अच्छा बता रही हैं। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उनका रुख करने से पहले इस रिपोर्ट पे देखिए कि नियमों में बदलाव का क्या होगा असर। अर्थव्यवस्था पहले ही गर्त में जा रही थी और अब मौजूदा स्वास्थ्य हालात मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकारें केंद्र के सामने फंड देने का आग्रह कर रही हैं, लेकिन सरकार अपने खजाने से राज्यों को राहत देने के मूड में नहीं लग रही और एक बार फिर श्रमिक चर्चा का केंद्र बिंदु बन गए हैं, क्योंकि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने श्रम कानून में बदलाव कर दिया है और कई राज्य इस राह पर चल पड़े हैं। राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए इसे बेहतर कदम बता रही हैं। वहीं ट्रेड यूनियन समेत विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सरकारें तर्क दे रही हैं कि इससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी और निवेश भी आकर्षित होगा। वहीं ट्रेड यूनियन इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें श्रमिकों के साथ ज्यादती का डर है। अभी नियम सख्त होने के बावजूद कई कंपनियों में कामगारों के साथ ज्यादती होती है। सबसे जरूरी बात है, श्रम कानून में बदलाव करते हुए सरकारों ने काम करने के घंटों को रोजाना 4 घंटे बढ़ा दिया है। यानी पहले हफ्ते में कामगार 48 घंटे काम करते थे, अब उन्हें 72 घंटे काम करना होगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि जो कामगार ओवर टाइम करना चाहेगा वो करेगा, लेकिन ट्रेड यूनियनों को डर है कि बाद में ये सबके लिए एक नियम बन जाएगा और अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो इसमें सिर्फ कंपनियों का ही ज्यादा फायदा नजर आता है। आपको बता दें, बचाव को लेकर बनाए नियमों में भी ढील दी गई है, जिसे कामगारों की सुरक्षा के लिए जरूरी माना जाता है। ट्रेड यूनियन इसका भी विरोध कर रही है। अब भले ही ट्रेड यूनियन विरोध करें, लेकिन कई दूसरे राज्य भी इस राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। देखना होगा श्रम कानून को लेकर सरकारें अपने फैसले पर अडिग रहेंगी या ट्रेड यूनियन के विरोध के बाद उन्हें फैसला वापस लेना पड़ेगा। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, इस बंद में सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो है श्रमिक, लेकिन अब श्रम कानून में जो बदलाव हुआ है वो भी श्रमिकों के हित में कम और उद्योगपतियों के हित में ज्यादा लगता है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, सारी दुनिया की तरह इस समय देश भी आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। लंबे वक्त तक उद्योग और व्यापार बंद रहने का सीधा असर भी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कई रेटिंग एजेंसियां जीडीपी में भारी गिरावट की आशंका भी जतला रही हैं। देश में बेरोजगारी सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है और लाखों लोग रोजगार से फिलहाल वंचित हो गए हैं, यानी कि बेरोजगार हो गए हैं। इन सब से उबरने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन तब तक कुछ ऐसे काम किए जा सकते हैं जिनसे अर्थव्यवस्था को ताकत मिले। कई अर्थशास्त्रियों का सरकार को सुझाव है कि वो सबसे पहले गरीबों के अकाउंट में रुपए पहुंचाने की सीधी व्यवस्था करे, जिससे उनमें खरीदने की क्षमता बढ़े। एमएसएमई को भी तत्काल राहत पैकेज देने की बात कही जा रही है। उद्योग जगत तो महीने भर से उम्मीदें बांधे हुए बैठा है कि सरकार उसके लिए कोई बड़ी राहत की घोषणा करेगी, लेकिन ऐसा कोई फैसला सरकार ने अभी तक नहीं लिया है, बल्कि उद्योगों को गति देने के नाम पर अब कुछ राज्यों ने श्रम कानूनों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश लाकर लेबर लॉ में परिवर्तन कर भी दिया है।
उस ऑर्डिनेंस का नाम है उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020। इसके तहत राज्य में काम कर रहे सभी कारखानों और विनिर्माण इकाइयों को 3 साल के लिए सभी श्रम कानूनों यानी कि लेबर लॉ से छूट दी गई है। हालांकि इसके तहत यह शर्त भी रखी गई है कि कंपनियों को बंधुआ श्रम प्रथा अधिनियम 1976, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996, पेमेंट ऑफ वेजेस सेटलमेंट एक्ट 1936 की धारा 5 और बच्चों और महिलाओं से संबंधित कानूनों को लागू करना जरूरी होगा। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने नए निवेश को बढ़ाने के लिए अगले 1000 दिनों तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 25 को छोड़कर सभी नियमों में ढील दी है। 50 से कम कर्मचारी वाले संस्थानों या कंपनियों को अब लेबर लॉ के तहत जांच की जरूरत नहीं रहेगी और किसी भी तरह के विवाद की हालत में लेबर कोर्ट जाने की जरूरत खत्म कर दी गई है। लेकिन बहुत से विपक्षी दल और देश के मजदूर संगठन इस तरह के बदलावों का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बदलाव कहने को आर्थिक प्रगति के लिए है, लेकिन इनसे असल में मजदूरों का शोषण होगा और उनके शोषण बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। जैसे काम के घंटों में बढ़ोतरी से कारखानों या दुकान के मालिक को तो फायदा हो सकता है, मगर मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ेगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में नियमों में जिस तरह की ढील दी गई है, उससे श्रमिकों के लिए किसी विवाद की हालत में कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। कुल मिलाकर मीनाक्षी, नए प्रावधानों से कॉर्पोरेट के हित तो सधते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो काम को तेजी देने के नाम पर अधिक देर तक काम करा के भरपूर मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन इससे मजदूरों का क्या भला होगा, ये समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर दिख रहा है कि अगर इस तरह श्रम कानूनों में बदलाव किया जाएगा तो मजदूरों के लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी, जो आखिरकार देश हित में नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश भर में जारी पूर्णबंदी के बीच जब से केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू की, तब से कामगारों का मुद्दा सियासत में छाया हुआ है। अब कामगारों की वापसी को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और बिहार की नीतीश सरकार आमने सामने आ गई हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में फैली स्वास्थ्य परेशानी ने भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया है। इसीलिए पूर्णबंदी के जरिए हालात सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन पूर्णबंदी ने जिन लोगों की मुसीबत बढ़ाई है, उनकी मदद के लिए तालाबंदी के तीसरे चरण में सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई, मगर स्पेशल ट्रेन के किराए को लेकर ही सियासत गर्मा गई। राजधानी दिल्ली में फंसे 1200 प्रवासी कामगार स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। प्रवासी कामगारों के रेल के टिकट को लेकर अब आम आदमी पार्टी और जेडीयू के बीच में तल्ख बयानबाजी शुरू हो गई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया है कि बिहार सरकार ने प्रवासी कामगारों के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है और अब पूरा खर्च अरविंद केजरीवाल सरकार वहन करेगी। इस वीडियो में दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार मुसीबत में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वीडियो को जारी करने के फौरन बाद बिहार में जेडीयू अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों को लेकर आग बबूला हो गई। आम आदमी पार्टी सरकार के दावों की हवा निकालते हुए जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने उस चिट्ठी को ट्वीट किया जो 6 मई को दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को लिखी थी। इस चिट्ठी में नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने लिखा है, 1200 प्रवासी कामगारों के दिल्ली से मुजफ्फरपुर यात्रा के लिए खर्चा तो तकरीबन 6.5 लाख होगा। वो तत्काल दिल्ली सरकार वहन करेगी और बाद में इस रकम का भुगतान बिहार सरकार दिल्ली सरकार को करेगी। ऐसे में अब केजरीवाल सरकार के दावे सवालों के घेरे में हैं। देखना होगा कि जेडीयू की तल्खी पर अब आम आदमी पार्टी क्या जवाब देती है। अब जहां कामगारों को लेकर दिल्ली और बिहार सरकार में खींचतान जारी है, तो वहीं मौजूदा मुसीबत के समय मध्य प्रदेश का सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के क्या हुए, कांग्रेस खेमा उन्हें घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। ताजा मामला तो सिंधिया के गढ़ गुना का है, जहां सिंधिया पर किसी और के नाम पर जनसेवा कर मेवा खाने का आरोप लगा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कमलनाथ सरकार की मध्य प्रदेश से विदाई के सूत्रधार सिंधिया जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें जनसेवा का मौका नहीं मिल रहा था। खैर, जब मध्य प्रदेश पर मुसीबत आई तो सिंधिया कहीं नजर नहीं आए। अब जब गरीबों को बांटी जा रही राहत सामग्री पर उनके स्टिकर नजर आए तो आरोप लग रहे हैं कि वो रिलायंस फाउंडेशन की राहत सामग्री को अपना बताकर बांट रहे हैं। और अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सिंधिया पर शब्द बाणों की बौछार कर दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले सिंधिया समर्थक नेता महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया था कि सिंधिया फाउंडेशन ने गुना और बमौरी के जरूरतमंद नागरिकों के लिए राशन के 2000 पैकेट उपलब्ध करवाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया जिसमें कहा गया, रिलायंस रिलीफ फंड गुना जिले में राहत सामग्री बांट रही है, लेकिन उसकी पैकिंग पर सिंधिया अपनी फोटो चिपकवा कर नकली दानवीर बन रहे हैं।
पोस्ट के साथ बाकायदा वीडियो भी टैग किया गया है। इस पोस्ट पर एक शख्स ने लिखा है, ये वीडियो मुंगावली नगर पालिका का है और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति प्रद्युम्न सिंह दांगी हैं। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने ट्वीट किया, कितना शर्मनाक है, जिस राशन को सिंधिया फाउंडेशन का बताकर गुना ग्वालियर क्षेत्र में बांटा जा रहा है, उसकी वास्तविकता ये है कि वो रिलायंस फाउंडेशन का है। रिलायंस फाउंडेशन का स्टिकर हटाकर खुद का फोटो लगाया जा रहा है। ये है जनसेवकों की हकीकत। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां कांग्रेस ने सिंधिया को झूठा दानवीर बताया है, तो वहीं सिंधिया पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। अब जब जनसेवा के नाम पर पार्टी छोड़ने वाले सिंधिया को लेकर ऐसे मामले सामने आएंगे तो विपक्ष तो बरसेगा ही। वहीं इस वक्त महाराष्ट्र में तो अपने ही बीजेपी पर बरस सकते हैं। दरअसल यहां विधान परिषद चुनाव की हलचल तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी सरकार उद्धव की कुर्सी बचाने के लिए जोर लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनों को नजरअंदाज कर नए चेहरों पर दाव लगा रही है, जिससे एक बार फिर पार्टी की अंतर्कलह सामने आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी के हाथ से सत्ता गई, तो कई अपने ही बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। जो नेता तल्ख तेवर दिखा रहे थे, उनमें एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे का नाम शामिल है। खड़से और मुंडे ने चुनाव में मिली हार के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार भी ठहराया। यहाँ तक कि दोनों के बीजेपी छोड़ने की खबरें तक सामने आने लगी थी, लेकिन बीजेपी ने दोनों को शांत करवाया और आगे नई जिम्मेदारी देने का भी आश्वासन दिया। कयास लगाए जाने लगे कि खड़से और मुंडे को बीजेपी विधान परिषद भेजेगी, लेकिन अब जो विधान परिषद चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, उसमें ना तो पंकजा मुंडे का नाम है, न एकनाथ खड़से का। बीजेपी ने अपने हिस्से की 4 सीटों के लिए 4 ऐसे नाम घोषित कर दिए जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बीजेपी ने एनसीपी के पूर्व सांसद रणजीत सिंह मोहिते पाटिल, गोपीचंद पडालकर, प्रवीण दत्त के और अजीत गोपछड़े जैसे कम चर्चित चेहरों को जगह दी है। रणजीत सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में आए थे। गोपीचंद पडालकर पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछड़ा वर्ग के पडालकर को भाजपा ने बारामती से दिग्गज नेता अजीत पवार के विरुद्ध टिकट दिया था। पडालकर जीत तो नहीं सके, लेकिन भाजपा ने अब विधान परिषद में जाने का रास्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, महाराष्ट्र की 9 विधान परिषद सीटों के लिए 21 मई को चुनाव होने हैं। ये चुनाव 24 अप्रैल को खाली हुई 9 सीटों के लिए हो रहे हैं। प्रत्येक सीट के लिए 29 विधानसभा सदस्यों के वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास अपने 105 और सहयोगी दलों के 11 सदस्य हैं, यानी उसके 4 सदस्य आसानी से चुन कर आ सकते हैं। माना जा रहा था कि बीजेपी इन सीटों के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं पंकजा मुंडे, एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े को विधान परिषद की सदस्यता देगी, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में जो तेवर विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ खड़से और पंकजा मुंडे ने बीजेपी को दिखाए थे, वो तल्खियां एक बार फिर देखने को मिल सकती हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि खड़से और मुंडे के कई समर्थक विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे में अब विधान परिषद के चुनाव तक सियासत में कौन कौन से रंग देखने को मिलते हैं, ये देखना होगा। अब बीजेपी नए चेहरों को मैदान में उतारकर पुरानों को कैसे मनाती है, ये देखना होगा। देखना ये भी होगा कि देश की अर्थव्यवस्था कब पटरी पर आती है, जिसे सुधारने के लिए लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के पास भी समस्या से पार पाने के लिए ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही। इसी बीच अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को एक और सलाह दी है, ताकि देश की आर्थिक सेहत सुधर सके। मौजूदा स्वास्थ्य हालात मोदी सरकार से संभाले नहीं संभल रहे और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था का पहिया भी थमसा गया है। वहीं मुसीबत की इस घड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार को आर्थिक सेहत सुधारने के लिए मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन का सुझाव दिया है। मोनेटाइजेशन को आरबीआई द्वारा नोटों की छपाई से जोड़कर देखा जा सकता है। राजन का ये सुझाव उस वक्त आया है जब सरकार मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है। सरकार चालू वित्त वर्ष में बाजार से उधार उठाने की सीमा 54% बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर चुकी है। राजन ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, सरकार को राजकोषीय घाटे को भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि इस दिशा में मुद्रीकरण किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। मोनेटाइजेशन कभी भी बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम साबित नहीं हुआ है। एक सीमा तक इस विकल्प को अपनाने से कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी पैदा नहीं होनी चाहिए। भारत पहले भी ऐसा करते रहा है, लेकिन ऐसा एक सीमा तक ही होना चाहिए। राजन ने कहा कि ना तो मोनेटाइजेशन गेम चेंजर है और ना ही इससे बड़ी मुसीबत आएगी, लेकिन इससे थोड़ी मदद मिल सकती है। हालांकि सरकार की वित्तीय दिक्कतों को नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा रघुराम राजन की सलाह को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है।
और बुलेटिन के आखिर में बात परेशानी से जूझ रहे उद्योग जगत की। देश पर पड़ी मौजूदा मुसीबत के बीच अब अर्थव्यवस्था के डूबने का डर सता रहा है। उद्योग जगत सरकार से राहत पैकेज की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन सरकार अपना खजाना खोलने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। लेकिन उद्योग जगत ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। रिपोर्ट देखिए। मौजूदा मुसीबत इतनी बड़ी है कि इसने दुनिया के तमाम देशों को घुटने पर ला दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पहिया भी थम सा गया है और उद्योग जगत सरकार की ओर राहत पैकेज की उम्मीद में टकटकी लगाए देख रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII की माने तो सरकार को तत्काल 15 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, ताकि गरीबों और उद्योग जगत खास तौर पर MSME को मुसीबत से उबारा जा सके। CII का कहना है, जब तक इस मुसीबत की दवा नहीं बन जाती तब तक ये कायम रहेगी और अभी दवाई बनने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। लिहाजा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया में करीब 2 साल लग जाएंगे। CII के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा है, आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश के 50 दिन हो चुके हैं। इसका अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हमारे पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा रहने का अंदेशा है। इसकी भरपाई बड़े प्रोत्साहन पैकेज से की जा सकती है, जिससे रोजगार और आजीविका को बचाया जा सके। CII का सुझाव है कि सरकार को 15 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज जारी करना चाहिए, जो GDP के 7.5% के बराबर होगा। आपको बता दें, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष में GDP 0% रहने का अनुमान जताया है। विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार से अर्थव्यवस्था को लेकर कड़े फैसले लेने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की रणनीति अभी तक अर्थव्यवस्था को लेकर स्पष्ट नजर नहीं आ रही है और ये भी समझ से परे है कि आखिर सरकार उद्योग जगत के लिए राहत पैकेज का ऐलान क्यों नहीं कर रही है। देखना होगा कि सरकार इस दिशा में फैसला कब तक लेती है। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।